हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसके तहत अपन ये देखेंगे कि भाई ये जो सूचकांक है, ये इंडेक्स जो है, ये कौन जारी करता है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया की क्या रैंकिंग रही है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ मुख्य बातें जो है वो कही गई है, और फिर इसका अपन थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब अपन कुछ अगले कुछ वीडियोस होंगे आपके, जिनके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो इंडेक्सेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यद्यपि उनमें से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एज सच नहीं आते हैं कि हर साल उसके अंदर से दो चार क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता, बट प्री के अंदर एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा उसके अंदर रहती है। तो एक वो देख तो एक तो इक्का दुक्का क्वेश्चन वो हो जाएंगे आपके प्री के अकॉर्डिंगली अगर आया तो, और बाकी नहीं तो क्या है कि ये रिपोर्ट्स जो है ये हमारे को मेंस के अंदर बहुत हेल्प करती हैं आंसर राइटिंग करने के अंदर, कि आप इन चीजों को जो आप बात कर रहे हो या जो ओपिनियन आप वहां पर रख रहे हो, जो लॉजिक आप वहां पर रख रहे हो एनालिसिस करते टाइम किसी भी आंसर का या किसी सिचुएशन का, तो उनको फैक्चुअल बेस आपको प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, तो वहां पर जैसे महिलाओं की स्थिति है या फिर प्रेस की स्थिति है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, या ठीक है, तो उन सब के अंदर आपकी जो इंडेक्सेस हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, महिलाओं के लिए क्या स्थिति है, प्रेस के लिए क्या स्थिति है, तो उसको आप जो है इंडेक्सेस के माध्यम से क्या कर सकते हो कि एक फैक्चुअल बेस प्रोवाइड करवा सकते हो। तो जो आपके द्वारा बात की जाती है, ठीक है, तो वो और ज्यादा पुख्ता हो जाती है। तो मेंस के अंदर आपको काफी हेल्प करेंगे ये। और आप ये देख सकते हो कि जो आपकी ऐसे राइटिंग होती है उनके अंदर आप इन चीजों को जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो ऑल एंड ऑल जो है अगले कुछ वीडियोस की एक अपन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कुछ आपके इंडेक्सेस हैं या रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज अपन शुरू करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो अपन देखेंगे वो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये थोड़े टाइम पहले ही रिलीज की गई है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स है या ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। तो ये फ्रेंच नेम है, अगर इंग्लिश के अंदर इसका नाम देखें हम या इंटरनेशनल लेवल पर ये जिस नाम से पॉपुलर है वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये जो एनजीओ है इसके द्वारा ये रिपोर्ट या ये इंडेक्स सूचकांक जो है ये ईयरली बेसिस पर प्रत्येक वर्ष जो है रिलीज किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, फिर अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके बारे में कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये क्या है। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल का आपका एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का विश्व स्तर का एक एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर है। और ये सन 2002 से क्या कर रहा है, ये इंडेक्स या ये जो आपका सूचकांक और ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कर रहा है। इसका काम क्या है? तो पहला काम तो इसका ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम इसके देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया कि ये इंडेक्स जारी करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? तो ये यूएनओ को, यूनाइटेड नेशंस को और यूनेस्को को असिस्ट करता है, एडवाइज करता है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए मामलों के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है आपका, या ये जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपकी जो प्रेस है या जर्नलिस्ट लोग हैं या मीडिया जो है उसको अब कितनी फ्रीडम हासिल है, कितनी स्वतंत्रता हासिल है अपना काम निष्पक्ष रूप से करने के लिए, तो उसके बेसिस पर विभिन्न देशों को और विभिन्न जो क्षेत्र हैं आपके, विभिन्न रीजन है वर्ल्ड के अंदर, उनको रैंक प्रदान की जाती है। चलिए, ये जो रैंकिंग है यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता की बात करें हम, फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर सकते हो, या जर्नलिस्ट लोगों के लिए कितनी स्वतंत्रता है, इस फ्रीडम को विभिन्न पैरामीटर्स पर मेजर किया जाता है या असेस किया जाता है। अब वो खूब सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें से कुछ मुख्य जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेन पैरामीटर है उनमें सबसे पहला क्या है? प्लूरलिज्म इन मीडिया, मीडिया के अंदर बहुलवाद। ठीक है, मीडिया के अंदर बहुलवाद का क्या मतलब हो गया कि देखो, मीडिया हाउस इटसेल्फ जो होता है उसके अंदर आपके मीडिया ओनर है। ठीक है, अब मीडिया हाउस ओनर की अपनी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, और वो उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट यदि कोई व्यक्ति है या अगेंस्ट वाला कोई मुद्दा है, ठीक है, तो ऐसे मुद्दे को कवर करने वाला कोई जर्नलिस्ट है, तो हो सकता है कि उसको वहां पर उतना फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिले, उनकी उन चीजों को दबाया जाए कि नहीं, ये जो मुद्दा है ये नहीं उठाना है, इसको रहने दो। ठीक है, या फिर उसका प्रमोशन जो है उसको रोका जाए।
ठीक है, समझ रहे हो? तो मीडिया के अंदर भी इस तरीके की चीजें हो सकती है, मीडिया हाउस के अंदर। और क्या बात हो सकता है? फ्रीडम ऑफ मीडिया, कि मीडिया को या जर्नलिस्ट लोग जो हैं या प्रेस जो है उसको काम करने की कितनी स्वतंत्रता हासिल है। ठीक है, पूरे पूरे सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और आपकी वहाँ जो सरकार है उसके द्वारा कितनी उनको फ्रीडम दी जा रही है, उस चीज को देखा जाता है। और क्वालिटी ऑफ लीगल सिस्टम, कि हमारे यहाँ पर जो कानूनी तंत्र है उसकी क्या क्वालिटी कैसी है। और इसके अंदर दोनों चीजें आती है, एक तो कि वहां पर कानून, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम अधिनियम जो है वो कैसे हैं, क्या वो प्रेस की फ्रीडम को किसी भी तरीके से कर्ब करने की या फिर इसको रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर वो उनको फ्रीडम प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तो कानूनों पर डिपेंड करता है, और एक उन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग या एजेंसीज, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं या जो एजेंसीज हैं सरकार की, ठीक है, जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती हैं, वो कैसी हैं, क्या वो प्रेस की स्वतंत्रता को रोकना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो प्रेस को फ्रीली काम करने देने के इच्छुक होते हैं या समर्थक होते हैं। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर असेस की जाती हैं, उनका भी एनालिसिस इसके अंदर किया जाता है। और क्या देखते हैं इसके अंदर? तो पत्रकारों की सुरक्षा, जर्नलिस्ट लोग जो है उनकी कितनी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, क्या सेफ्टी उनको कितनी हासिल है। ऐसा तो नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा आकर झापड़ मारा जाता है या उनको कहते हैं स्कॉल्डिंग हो जाती है उनकी, भाई उनको धमकियां मिल रही हों, तो उनकी सेफ्टी को भी देखा जाता है। और साथ ही साथ में जो न्यूज क्रिएशन है उसके लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि आधारभूत ढांचा तो हर चीज के लिए चाहिए आपको, भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, भले किसी भी चीज की बात हो। तो यहाँ पर जब न्यूज क्रिएशन की बात आती है, या न्यूज के लिए जो आप आंकड़े जुटाते हो, तथ्य जुटाते हो या जानकारियां जुटाते हो, तो उसके लिए वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है उस देश का, ठीक है, वो कितना उनको फैसिलिटेट करता है प्रेस को या मीडिया को, तो वो चीज भी यहाँ पर देखी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर किसी भी देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको असेस किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो कुछ पैरामीटर्स थे, ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स थे, गुणात्मक चीजें थी। तो इन गुणात्मक चीजों के साथ साथ कुछ मात्रात्मक चीजें जो है उनको भी इस सूचकांक का असेसमेंट या आंकलन जब किया जाता है उस वक्त वो कहते हैं अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है। और वो मात्रात्मक या फिर आपकी क्वांटिटेटिव चीजें कौन सी है? तो भाई जो टाइम पीरियड, यानी कि 1 साल प्रतिवर्ष ये आपके सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, तो जो 1 साल का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान जर्नलिस्ट लोगों के साथ में या मीडिया कर्मियों के साथ में हिंसा की कितनी घटनाएं हुई है, ठीक है, या उनके साथ में मिसबिहेव, उनको अब्यूज किया गया हो, उनके साथ वायलेंस हुई हो, इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं उनको भी इसके अंदर देखा जाता है। यदि घटनाएं ज्यादा हुई है इस प्रकार की, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या है, प्रेस को काम करने की स्वतंत्रता के अंदर बाधक तत्व ज्यादा है। वहीं पर अगर उसकी इस प्रकार की घटनाएं कंपैरेटिवली कम है, तो यानी कि वहां पर प्रेस को काम करने के अंदर थोड़ी सी सहूलियत ज्यादा है। समझ गए भी चीज को? तो ये इस सूचकांक को या इस इंडेक्स को तैयार करते टाइम कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स जो है उनको असेस किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, ये जो सूचकांक है, ये इसकी रैंकिंग डिसाइड कैसे की जाती है? तो इसके लिए विश्व भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा एक क्वेश्चनियर यानी कि प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसके अंदर खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिलकर के इसको तैयार किया है। और इस प्रश्नावली के जो उत्तर होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर किसी भी देश के अंदर प्रेस की या मीडिया की फ्रीडम को आंका जाता है। और इसको कहते हैं, इसके जवाब कौन देते हैं? तो वहां के जो निवासी हैं किसी भी देश के या किसी भी क्षेत्र के, वो लोग देते हैं। वहां पर जो मीडिया कर्मी हैं, ठीक है, उनसे ये फीडबैक लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के उस सोसाइटी से या उस देश के जो लोग हैं उनसे और विभिन्न समाज के हिस्सों से जो है इस प्रकार का फीडबैक लिया जाता है। और बहुत बड़ी प्रश्नावली होती है, बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, और उनके बेसिस पर जो है उस देश के अंदर मीडिया की या प्रेस की फ्रीडम जो है उसकी स्थिति का आंकलन किया जाता है। और ये जो प्रश्नावली है या क्वेश्चनेयर है, ये विश्व की 20 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर तैयार किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो, 20 अलग अलग भाषाओं के अंदर तैयार किया गया है। तो मोटा मोटी जितनी भी देश विश्व के अंदर जितनी भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है, मोटा मोटी वो इसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें करी है इस इंडेक्स के बारे में, कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, कब से जारी किया जा रहा है, और जो जारी करने वाला इंस्टीट्यूट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। क्या कोई यूएन की बॉडी है या क्या है? नहीं, यूएन की बॉडी नहीं है, ये एनजीओ है। ये ध्यान करना भी, आपके प्री के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीजों को लेकर के सतर्क रहना। फिर हमने बात करी कि भाई इसके ये सूचकांक के अंतर्गत किया क्या जाता है।
फिर हमने बात करी कि ये सूचकांक तैयार कैसे होता है, इन सारी चीजों को देख लिया। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो चीजें थी इसके बारे में, इस इंडेक्स के बारे में, वो हमने देख ली। अब ये देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो आपके मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चलिए, तो ये तो हमने कुछ बेसिक बातें करी। अब हम इस बार की रिपोर्ट की बात करते हैं कि जो 2021 के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, उसके की हाइलाइट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है, इसके अंदर 180 देश जो हैं उनको शामिल किया गया है, यानी कि रैंकिंग कितने देशों की निकाली है, 180 कंट्रीज की निकाली है। इसके अंदर, इस पूरी रैंकिंग के अंदर टॉप किया है नॉर्वे ने, और नॉर्वे जो है वो पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली इस इंडेक्स को टॉप करते हुए आ रहा है। ठीक है, और सेकंड रैंक इसके अंदर आई है आपके फिनलैंड की, और तीसरा स्थान हासिल किया है स्वीडन ने, और चौथे स्थान पर है आपके डेनमार्क। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो कंट्रीज हैं ये सारी की सारी आपको पता ही होगा, अगर आपने ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चारों, और ये अमूमन जितने भी वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर जो भी इंडेक्स या सूचकांक जारी किए जाते हैं, अमूमन अच्छे इंडेक्स के अंदर वो लोग टॉप ही करते हैं। ठीक है, तो अगेन पहली रैंक टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने किया है, और पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली इसको टॉप कर रहा है। सेकंड आपके है फिनलैंड, थर्ड है आपके स्वीडन, और फोर्थ है डेनमार्क। डेनमार्क पिछली बार जो है 3rd पोजीशन पर था, स्वीडन 4th पर था, इस बार दोनों की पोजीशन जो है वो स्विच हो गई है। चलो, तो ये अपन ने ऊपर से टॉप करने वालों की बात करी, अब नीचे से टॉप करने वालों की बात करते हैं कि नीचे से किसने टॉप किया है। तो नीचे से टॉप किया है आपके इरिट्रिया नाम के देश ने। इरिट्रिया जो है, आप अगर अफ्रीका के मैप के अंदर देखोगे तो आपको ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा, इरिट्रिया। तो इरिट्रिया ने इसके अंदर टॉप किया है, नीचे से टॉप किया है, यानी कि कुल मिलाकर 180 देशों की जो रैंकिंग निकली है उसमें से 180वां स्थान किसने हासिल किया है, इरिट्रिया ने। फिर 179 यानी कि 179th रैंक है आपके नॉर्थ कोरिया की, जहां पर डिक्टेटरशिप है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, और उससे जस्ट ऊपर है आपके तुर्कमेनिस्तान, और उससे जस्ट ऊपर 177वीं रैंक पर है आपके चाइना। तो नीचे से टॉप करने वालों की सूची में कौन है, सबसे नीचे है आपका इरिट्रिया, उससे जस्ट ऊपर है नॉर्थ कोरिया, उससे जस्ट ऊपर है तुर्कमेनिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का देश है, और उससे जस्ट ऊपर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। ठीक है, चलिए, तो ये एक मैप है जिसके अंदर, वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर प्रेस फ्रीडम के आधार पर जो हमारे इस बार के जो डेटा हैं या जो देश हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो 5 कैटेगरी इसके अंदर रखी गई है प्रेस की फ्रीडम के आधार पर। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है गुड सिचुएशन, जहां पर अच्छी परिस्थितियां हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर के, प्रेस के काम करने को लेकर के। दूसरा है सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन, जहां पर संतोषजनक या संतोषप्रद परिस्थितियां हैं, प्रेस के लिए अनुकूल वातावरण ठीक ठाक है। फिर आता है नोटिसेबल प्रॉब्लम्स, जहां पर कुल मिलाकर के थोड़ी सी समस्याएं हैं, ठीक है, कि समस्याएं ऐसी है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर है आपके डिफिकल्ट सिचुएशन, जो खराब परिस्थितियां हैं जहां पर, और फिर है आपके वेरी सीरियस सिचुएशन, यानी कि जहां पर बहुत खराब परिस्थितियां हैं प्रेस या मीडिया की फ्रीडम को लेकर के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये गुड सिचुएशन वाले हैं भाई। ठीक है, जहां पर अच्छी परिस्थितियां हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर के, और वो यही है आपके नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, ये कंट्रीज हैं। फिर इधर आप देखोगे तो आपको पोर्टुगल जो है, पुर्तगाल, वो भी देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड जो है वो भी आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जो देश हैं यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम काफी अच्छी है, काफी वहां पर फेवरेबल उनको एनवायरनमेंट मिलता है प्रेस को। उसके बाद सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन, जहां पर संतोषजनक स्थितियां हैं वो देखते हैं, तो उसके अंदर आपके कनाडा, यूएसए आ गया। ठीक है, इधर आपके साउथ अफ्रीका आ गया, इधर आपके ऑस्ट्रेलिया आ गया, और मोस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं आपके नोटिसेबल प्रॉब्लम वाले जो जगह हैं, उनके अंदर आपके मंगोलिया आ जाता है, छोटा मोटा आपके ये वेस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन आ जाता है, इधर आपके साउथ अमेरिका का जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पर आपके चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ठीक है, ये पेरू, ये हैं। तो ये बोलीविया वाला क्षेत्र, और ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बात करें तो ये डिफिकल्ट और वेरी बैड, वेरी सीरियस सिचुएशन वाले, यानी कि खराब परिस्थितियां और बहुत खराब परिस्थितियों वालों के अंदर आते हैं ये दूसरे देश, जो रेस्ट ऑफ या रिमेनिंग जो आपके देश हैं वो। तो भारत जो है वो इसमें सेकंड लास्ट के अंदर आता है भाई, जहां पर खराब परिस्थितियां हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं। तो कुल मिलाकर के ये है आपके, टॉप किया है नॉर्वे ने ऊपर से, और नीचे से टॉप किसने किया है, इरिट्रिया ने। इरिट्रिया यहाँ पर है भी आपके ईस्ट अफ्रीका के अंदर। चलिए, अब कुछ और बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं।
तो देखो हमने ऊपर से टॉप करने वालों की भी बात कर ली और नीचे से टॉप करने वालों की भी बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट देशों की बात करते हैं, जैसे चाइना जो है अभी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर आपके चाइना और यूएसए जो है वो काफी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, इनकी बात करते हैं। तो चाइना जो है उसकी 177वीं रैंक है, वहीं पर यूएसए जो है उसकी 44th रैंक है, 44वीं रैंक है। तो ये बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, जो आपके संतोषजनक जो है उस कंडीशन के अंदर यूएसए को, या उस कैटेगरी के अंदर यूएसए को रखा गया है। हालांकि यहाँ पर भी सुधार की अभी भी गुंजाइश है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात कही गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 180 देशों में से 132 देश, यानी कि 73% जो कंट्रीज हैं, वहां पर प्रेस की फ्रीडम को लेकर के परिस्थितियां काफी खराब हैं। ठीक है, जो नीचे की 3 कैटेगरीज थी, बहुत खराब, खराब, और उससे ऊपर था आपके प्रॉब्लमेटिक, या जहां पर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इन 3 कैटेगरी के अंदर विश्व के 73% देश जो हैं वो आते हैं, यानी कि 132 देश इस कैटेगरी के, इन 3 कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। यानी कि वहां पर प्रेस की फ्रीडम या मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के परिस्थितियां काफी खराब हैं, अच्छी परिस्थितियां नहीं है। फिर और क्या बात की गई इस रिपोर्ट के अंदर, कि विश्व के 7% जो देश हैं, यानी कि 12 देश ऐसे हैं, 12 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर प्रेस की फ्रीडम को लेकर के फेवरेबल एनवायरनमेंट है, अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर। और वो अगेन कौन से हैं, आपके 12 देशों में से कौन से हैं, मेनली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए आपके, यही नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, और फिर आपके इधर पुर्तगाल आ जाता है, नीचे आपके ये न्यूजीलैंड है आपका, और इधर आपके स्विट्जरलैंड है। तो कुछ छोटे मोटे से ये जो देश हैं, यहाँ पर ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और बाकी बाद में कुछ संतोषजनक वाले वो उस कैटेगरी के अंदर है। फिर इस रिपोर्ट के अंदर एक खास बात कही गई है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये एक्चुअली 2020-21 की है, और 2020 जो है आपको पता होगा कि भाई कोरोना की भेंट चढ़ गया, पूरा विश्व जो है कोरोना से जूझ रहा था। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें कही गई है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन का, या ये जो विश्व भर के अंदर ये जो कोरोना से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इसका विभिन्न देशों की सरकारों ने इस्तेमाल किया है 2 चीजों के लिए। एक तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है या प्रचार है या अपनी चीजें जो है, ठीक है, उसको फैलाने के लिए। और दूसरा जो है मीडिया की एक्सेस या फ्रीडम जो है उसको थोड़ा सा कर्ब करने के लिए, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए, कि मीडिया जो है इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर क्या है, सरकारों ने थोड़ी सी भाई पावर जो है एक्सेसिव लेवल पर यूज करी, और उसके अंदर अपनी चीजों को या अपने प्रोपेगेंडा को या अपने मत को तो बड़े लेवल पर फैलाया। और वहीं पर जो, और इसी के चलते हुए उन्होंने क्या किया कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है काम करने की, उसको थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, कंटेन करके रखा, उसको रोकने के प्रयास किए, और ये पूरे विश्व स्तर पर हुआ है। ठीक है, ये चीज इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। तो ये इन जनरल हमने बात कर ली कि इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स, मुख्य बिंदु क्या थे। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के हालात कैसे हैं, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, पड़ोसी देश जो हैं, उनकी क्या हालात हैं। तो देखो भाई, इंडिया की रैंक रही है आपके 142, 142वां स्थान भारत ने हासिल किया है। भारत एक्चुअली 2016 के अंदर 133वें स्थान पे था, और उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी रैंक जो है वो डाउन आती गई, और 2020 के अंदर भारत की रैंक आई थी आपके 142वीं, और 2021 में भी वही रैंक रही है, कोई सुधार नहीं हुआ है उसके अंदर, 142वीं रैंक है। ठीक है, तो भारत 142 रैंक पर है। फिर हाँ, बात करें कि भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो भारत को रूस, मैक्सिको, और आपका जो ब्राजील और ये जो देश हैं, ठीक है, इनके साथ साथ भारत को बैड कंडीशन वाले जो देश हैं, ठीक है, नीचे से जो दूसरी आपकी कैटेगरी थी खराब परिस्थितियों वाला, उसके अंदर रखा गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअली क्या है कि आप भारत के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर एज सच कुछ ज्यादा बातें नहीं कही गई है। अब एक छोटा सा वो कथन, 3-4 लाइनें या छोटा सा एक पैराग्राफ ही इंडिया के बारे में, और उसके अंदर ये कहा गया है कि भाई भारत जो है उसके अंदर ये पैंडेमिक सिचुएशन वाला थोड़ा सा, और थोड़ी सी कि भाई प्रेस की फ्रीडम को लेकर के पिछले कुछ टाइम के अंदर थोड़ी सी नकारात्मक चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर बात नहीं की गई है रिपोर्ट के अंदर। वहीं पर रशिया और आपके ब्राजील के लिए काफी बड़े लेवल पर बात की गई है। ब्राजील के अंदर तो आपने देखा ही है, कोरोना टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वो कहता ना कि मीडिया की भी कई बार आलोचना करी, और अपने ही फंडे वो जो है वो चलाए जा रहे थे कि कोरोना से रिलेटेड किसी की नहीं सुन रहे हैं, उनको जो चीज सही लगती है उसी को वो कहता ना वो बढ़ा रहे हैं, और मीडिया यदि उनका विरोध करती तो वो थोड़ा सा क्या है कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे। तो ब्राजील काफी ज्यादा आपने भी देखा होगा चर्चा में रहा था। रशिया हमेशा से चर्चा में रहा ही है कि व्लादिमीर पुतिन जो है किससे छिपे हुए हैं, तो
उनके अगेंस्ट मीडिया छोड़ो, मतलब आई डोंट थिंक अपोजिशन भी बोलने की हिम्मत करता है। तो बहुत सारी वहां पर भी आपको पता ही है। तो इस तरीके से भारत को भी जो है ये आपके रशिया, ब्राजील और मैक्सिको के साथ साथ ये जो खराब श्रेणी वाली कैटेगरी है इसके अंदर भारत को रखा गया है। ठीक है, चलिए। हाँ, और ये कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि भाई इंडिया जो है इसके अंदर थोड़ा सा प्रेस को या मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक या सही तरीके से काम करने के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। उल्टा ये कहा गया है कि भाई थोड़ी सी परिस्थितियां जो है उनके लिए खराब है। चलो, अब हमारे पड़ोसी देशों की बात करते हैं कि भाई हमारी तो 142 रैंक है, बाकियों की भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी 106वीं रैंक है, 106। श्रीलंका जो है उसकी 127वीं रैंक है। म्यांमार या बर्मा जो है उसकी 140वीं रैंक है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जहां पर जुंटा गवर्नमेंट है, ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल्ड जहां पर गवर्नमेंट है, वहां पर भी प्रेस की फ्रीडम या मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो इंडिया से बेहतर इसके अंदर बताई गई है। तो ये थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है इंडिया के लिए, मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। फिर भारत की 142वीं रैंक है, और पाकिस्तान जो है उसकी 145वीं रैंक है, और बांग्लादेश जो है उसकी 152 रैंक है, और चाइना हम पहले बात कर ही चुके 177 रैंक है। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको अमेज करेगी। एक तो ये कि म्यांमार जो है उसकी 140 रैंक होना भारत से अच्छी स्थितियां, तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज होती है। पाकिस्तान 145 है, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो नीचे ही रहना था। पर थोड़ा सा ये कि यार इंडिया इतना बुरा हो गया कि मतलब पाकिस्तान के जस्ट आजू बाजू, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। बाकी यहाँ पर सरप्राइजिंग जो है वो है बांग्लादेश की रैंक, क्योंकि बांग्लादेश अमूमन जो है सारे इंडेक्सेस के अंदर इंडिया से बेहतर परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर बेसिकली कट्टरपंथी जो विचारधारा के रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के या रेडिकल जो आपकी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा एक्सेसिव लेवल पर कुछ चीजें की जा रही है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, ऐसी आइडियोलॉजी को ज्यादा ना फैलने देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लिए गए। तो उनके चलते हुए क्या है कि बांग्लादेश की रैंकिंग कंपैरेटिवली थोड़ी है खराब रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी बारे में बात होगी। तो कुल मिलाकर के हमने इसके अंदर जो फैक्चुअल चीजें थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, कि इस रिपोर्ट के अंदर कि कौन जारी करता है, किन बेसिस पर ये जारी की जाती है, फिर इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर की हाइलाइट्स क्या हैं, ठीक है, और भारत की नेबरिंग कंट्रीज की इसके अंदर क्या कंडीशन रही है, क्या रैंकिंग रही है। अब अपन करते हैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस कि भारत की रैंक जो है वो काफी खराब रही है, इसके अंदर 142 रैंक है। तो इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस रहे होंगे, क्या संभावित कारण रहे होंगे। ठीक है, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ये जस्ट एक एनालिसिस है। ठीक है, हम कर रहे हैं हमारे लेवल पर कि ऐसी क्या चीजें हैं जहां पर सुधार की गुंजाइश है, या क्या ऐसी चीजें रही होगी, खराब चीजें रही होगी कि जिनके कारण भारत की रैंक खराब आई। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो कारण, संभावित कारण या पॉसिबल फैक्टर हमारे को लगता है वो क्या हो सकता है कि भाई इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही अभी थोड़ा सा एक ऐसा सा माहौल है, कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट्स हैं वो आ रखी हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि कंजर्वेटिज्म जो है वो पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा विश्व के अंदर चल रहा है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रवादी सरकारें जो है वो कई देशों के अंदर अभी रूलिंग पार्टी वही है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, कई प्रोमिनेंट आपके जो जर्नलिस्ट होते हैं, कई विख्यात जो पत्रकार हैं, ठीक है, तो उनको लेबल दे दिया जाता है। अगर वो किसी भी प्रकार से सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं या सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको उनका लेबलिंग कर दिया जाता है कि उनको एंटी स्टेट या फिर उनको वो कहता है नेशनल घोषित कर दिया जाता है। और ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जिससे आप भी वो कहते हैं ना फेमिलियर होंगे। एंटी नेशनल वाली बातें, राष्ट्र विरोधी वाली जो बातें हैं वो हमारे यहाँ पर भी खूब ही होती है। इसका पाकिस्तान का टिकट कटवा दो, और वन वे टिकट कटवा दो, और ऐसे कर दो और वैसे कर दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें चलती है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं या मीडिया कर्मी हैं या एंकर हैं जो अगर सरकार की किसी चीजों की आलोचना करते हैं तो सरकार का एक धड़ा कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि समाज का एक जो धड़ा है वो उनको एंटी नेशनल जो है वो घोषित कर देता है या एंटी स्टेट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि वो फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करने के अंदर, निष्पक्ष रूप से अपना काम करने के अंदर क्या होता है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको लगेगा यार ऐसा थोड़ी होता है, बट वो भी ह्यूमन बीइंग है, परेशानी सबको आती है। अब मेरे को अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा या आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो कहीं ना कहीं आपको वो कहता ना कि भाई ठीक है, छोटा मोटा तो अपन सब उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा जब होता है तो अपन को बुरा लगता ही है उस चीज का।
और दूसरी चीज की कई बार मीडिया कर्मी को ये भी लगता है कि यार मूर्ख हूं मैं, तुम्हारे भले के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, और तुम मतलब वो कहते हैं हमारे को ही गालियां दे रहे हो। भाई भारत की जनता के सामने वो कोई चीज रख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई आलोचना कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। भाई अभी हम पॉजिटिव वे में ही बात करें, ठीक है, हो सकता है उनके कुछ अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, वो अपनी जगह है वो चीजें। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं, ये फैक्टर है जिसके कारण थोड़ा सा रैंकिंग जो है भारत की खराब रही हो सकती है। और पॉसिबल फैक्टर क्या है, तो देखो जो जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ पर या जो मीडिया कर्मी है, उनके साथ कई बार जो है पुलिस वायलेंस करती है, पुलिस द्वारा हिंसा की जाती है। जैसे बहुत फेमस है वे, थोड़े टाइम पहले ही आपने देखा होगा, द नेशन वांट्स टू नो, ठीक है, अर्नब गोस्वामी जो चिल्ला चिल्ला करके जिन्होंने पत्रकारिता के वो कथन पैमाने ही बदल दिए, ठीक है, कि कहाँ पर शांत और वो कितना थोड़ी सज्जन पत्रकारिता हुआ करती थी, वहां पर अब जो है चिल्लम चिल्लियां चल रही है, चिल्लाया जा रहा है, ठीक है। न्यूज एंकर जो है वो आप ये कह सकते हो कि डिक्लेरेशन पहले देते हैं, जजमेंट की सिचुएशन में आ जाते हैं, वो अब जो है कहते हैं ना कि फेयर मीडिएटर की परिस्थितियों में नहीं रहे हैं। पर चलो जो भी है, तो अर्नब गोस्वामी जो है उनको पुलिस द्वारा जिस भी तरीके से मैन हैंडल किया गया, वो चीजें अपने आप में ठीक नहीं थी। जैसा भी है, चलिए भाई उनका काम करने का जो भी तरीका रहा होगा या जो भी एक्यूजेशंस रहे होंगे, बट मीडिया के ऊपर इस तरीके से पुलिस द्वारा करना या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा करना, वो चीजें रही। और आपने देखा होगा कि क्या है कि मीडिया वालों से और वकील, इन दो से पुलिस वाले थोड़े से परेशान होते हैं। परेशान ऐसे होते हैं कि पुलिस की अपनी चीजें होती है, पुलिस के पास अपने संसाधन हैं, अपनी उनके सिस्टम में उसकी अपनी कुछ चीजें हैं। तो मीडिया कर्मी और ये जो वकील हैं, इनसे इनका बहुत पाला पड़ता है, ठीक है। तो इनके साथ इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, सब चीजें हैं, पर कुछ मामलों के अंदर इनके टकराव भी होते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि पर ये हैं ऐसे भाई मीडिया वाले हो गए या वकील ऐसे हो गए जिनसे पंगा लिया नहीं जा सकता एज सच, पर जब फिर मौका मिलता है ना पुलिस वालों को, फिर ये बढ़िया तरीके से हाथ साफ करते हैं इन पे। हमने देखा होगा जैसे वकीलों की कभी रैली वैली होती है, कुछ भी होती है, वकील साहब यूं खूब ही हड़काते घूमते हैं, ठीक है, पुलिस वालों को। पर जब रैली होती है और कभी वो कतन का आदेश मिलते हैं, तो फिर वकील साहब जो है उनकी रैली बना दी जाती है पुलिस वालों द्वारा। और आपने देखा होगा मीडिया कर्मियों को भी कई बार जो है पुलिस वाले बढ़िया तरीके से सुताई करते हैं कि भाई उनके पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, कैमरे वैमरे तोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं हमारे को कई बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो चीज हो गई। और आपके पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा कई बार जो मीडिया कर्मी है उनके ऊपर हमला किया जाता है। ये बहुत मतलब अपन इंडिया के संदर्भ में बात करें, जैसे आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि बंगाल के अंदर जो है मीडिया कर्मी यदि किसी पर्टिकुलर तरीके की कुछ कवरेज करते हैं तो उनके साथ में हिंसा की जाती थी राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा। ये अभी की बात है, आपने ही देखा होगा। आप महाराष्ट्र के अंदर देख लो कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वहां पर, ठीक है, जैसे शिवसेना वाले हैं या जो भी है, मनसे वाले आप ले लो, स्पेशली मनसे वाले, तो आप उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलते हो तो उस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है, अमूमन नहीं लिया जाता है, ठीक है, और तोड़फोड़ की जाती है, इस तरीके की चीजें होती है। तो ये पूरे इंडिया के अंदर ही चलता आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये देख लो कि भाई जो नक्सलाइट एरिया है वहां पर भी अगर वो कहते हैं इस तरह की कोई चीजें होती है, तो ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो हैं ये कहते हैं उन पत्रकारों को भी प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी मीडिया कर्मियों को परेशान किया जाता है या उनकी स्वतंत्रता में, फ्रीडम के अंदर बाधा पहुंचाई जाती है। और अगर हम बात करें तो जो आपके माफिया आपके जो गुंडे उंडे होते हैं, क्रिमिनल जो आपके ग्रुप्स होते हैं, इनके द्वारा भी मीडिया जो है इसको परेशान, मीडिया कर्मियों को परेशान किया जाता है, उनके काम करने में बाधाएं पहुंचाई जाती है। जैसे आप ये देख लो, बजरी माफिया हो गया आपका, ठीक है, आपके भू माफिया हो गए, खनन माफिया हो गए। तो ये लोग जो है, अगर ऐसे कोई मुद्दे आप खुद सोच करके देखो, बजरी का राजस्थान की बात करें तो बजरी का जो इलीगल आपका खनन है, अवैध खनन, वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, आपको और हमको सबको पता है, पर उस माफिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं करता है। क्योंकि बात करोगे तो भाई वो तो पुलिस वालों को ही नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो फिर जर्नलिस्ट जो है वो किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी आपने देखा होगा भाई जो डॉन वॉन होते हैं, अंडरवर्ल्ड के जो गुंडे हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मतलब कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो वो लोग जो है पत्रकारों की हत्याएं कर देते हैं। मुंबई में हुआ था ऐसा कि क्राइम रिपोर्टर थे आपके एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल के, तो उनके द्वारा एक मुद्दे को जब कवर किया गया तो अंडरवर्ल्ड ने उनको सरेआम जो गोली मार दी। और ये रिसेंटली अभी की ही घटनाएं हैं, ये सारी की सारी, पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं अपन। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमारे को देखने को मिलती है। और कई जो आपके भ्रष्ट स्थानीय अधिकारी होते हैं,
ठीक है, उनके द्वारा भी क्या किया जाता है कि उनसे बदला लेने की चीजें की जाती है, कई बार रिवेंज वाली चीजें आ जाती है कि भाई मान लो आपने कोई ऐसा मुद्दा या ऐसी कोई चीज थी, भ्रष्टाचार वाली कोई चीज थी, वो आपने उजागर कर दिया, ऐसा कोई मुद्दा उठा दिया, तो उस अधिकारी को यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो लेटर ऑन जो है वो किसी न किसी तरीके से उनसे बदला निकाल लेता है, फंसाता है उनको, या फिर कहते हैं ना, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने नियम कानून है कि आप किसी कहते ना किसी भी कंडीशन में आप सारे नियम कानून फॉलो नहीं कर सकते, तो उन नियम कोई न कोई ऐसा दबा हुआ कानून वो निकाल करके लिख करके आते हैं जिसके तहत क्या किया जाता है, फिर उनकी एसएससी की जाती है। जैसे आप यही देख लो ना कि भाई बीएमसी ने जो है, बीएमसी क्या, मुंबई पुलिस द्वारा इस तरीके की चीजें की गई, और भी बहुत लेवल पर होती है कि भाई कोई न कोई ऐसा कानून निकाल लिया जाता है, घर तोड़ देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कि 1 फीट इधर क्यों था, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, या ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो उन चीजों के चलते हुए तो कुल मिलाकर के ये भी कुछ चीजें हैं जिनके कारण आपके प्रेस की फ्रीडम जो है उसके अंदर भारत की रैंकिंग जो है थोड़ी सी नीचे हो जाती है। और बात करें तो कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के कामों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि भाई कोई कमी है, सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उनको लगता है कि इस चीज को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या किसी के अंदर जो पारदर्शिता की कमी के चलते, या भ्रष्टाचार के चलते हुए, ठीक है, या किसी और चीजों के चलते हुए यदि आलोचना की जाती है, तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो पार्टियों द्वारा उनको टारगेट किया जाता है, और उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उनको टारगेट किया जाता है, और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर उनके अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, गालियां मिलती है, दी जाती है उनको, ट्रोल किया जाता है उनको, उनके बारे में अनशंड बोला जाता है, इवन उनकी फैमिली को भी कई बार उन चीजों के अंदर घसीट लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है उसके कारण भी क्या होता है, वो व्यक्ति या प्रेस कर्मी है या मीडिया कर्मी है, ठीक है, तो उसके काम में बाधा पहुंचती है, तो बहुत बड़े लेवल पर जो है हेट कैंपेन चलते हैं उनके अगेंस्ट, सरकार की जो आलोचना करते हैं, और ये दोनों तरफ होता है। हालांकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट की ही बात करी हमने सिर्फ, कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, ये दोनों तरफ चलता है कि जो गवर्नमेंट की आज वर्तमान टाइम के अंदर आप देखोगे कि जो जर्नलिस्ट लोग हैं या मीडिया जो है वो अब निष्पक्ष उतना नहीं रहा, ठीक है, ये लोग निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, वो चोगा पहनते हैं, लेकिन सच बात यही है कि सभी ने ना अपने अपने कोने पकड़ रखे, ठीक है, कि एक सर्टेन आइडियोलॉजी के हैं, वो दूसरे वाले उस आइडियोलॉजी के हैं, और ये दोनों निष्पक्ष होने का वो कतन चोगा पहन करके या उस चाशनी में लपेट करके आपके सामने वो चीजें रखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम बायस हैं, बट आप थोड़े टाइम में अगर आप देखोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये सर्टेन जो आइडियोलॉजी है उसी को ही प्रमोट कर रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई जो गवर्नमेंट के साथ के होते हैं या गवर्नमेंट के फेवर वाली आइडियोलॉजी के जो मीडिया कर्मी होते हैं, उनको चमचा या दलाल करार दे दिया जाता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं उनको एंटी नेशनल जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजें चलती है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े लेवल पर चलती है चीजें, और इनसे दोनों ही वो मतलब दोनों ही तरीके के लोगों का हैरेसमेंट उसके अंदर किया जाता है। चलिए, और फिर अगली बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हेट कैंपेन चलते हैं या इस तरीके की जो चीजें होती है, ये स्पेशली तब और ज्यादा वायलेंट हो जाती है या और ज्यादा कहते हैं बदतर हो जाती है जब वो उनका टारगेट जो है कोई विमेन हो, ठीक है, तो कोई महिला अगर उनके निशाने पर आ गई या कोई महिला पत्रकार या मीडिया कर्मी उनके सामने आ गई ना, या तो उसको फिर वो बख्शते नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक हमारी मेंटालिटी कह लो, माइंडसेट कह लो, कि कोई महिला इस तरीके की चीजें कर दे, इतना मतलब बोल्डली सरकार की बुराई कर ले या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बुराई कर ले या किसी ऐसी चीज का समर्थन कर दे, तो फिर क्या होता है कि उनके अगेंस्ट जो बहुत बड़े लेवल पर हेट कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सरकार की बात नहीं है, भाई कोई सोशल एबल्स हैं आपके, कि कोई सामाजिक बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं, उनके अगेंस्ट भी जब कोई मीडिया कर्मी, कोई किसी प्रकार की कोई महिला है मान लो, और महिलाओं से संबंधित कोई मामला था और उसके ऊपर उसने जो है कोई रिपोर्टिंग करी है या कोई मुद्दे को बढ़ चढ़ करके उठाया, तो समाज की तरफ से उसको बहुत ज्यादा जो है हेट्रेड जो है वो मिलता है उनको। तो इस तरीके की चीजें होती है और बहुत वायलेंट हो जाते हैं वो लोग। उनके आपने देखा होगा कि भाई उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाकर गालियां लिखेंगे, बद्दी बद्दी गालियां लिखेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, इवन उनके कैरेक्टर पर जो है वो उंगलियां उठा दी जाती है, और उनके पास्ट की कोई जो फोटोज हैं या उनके दोस्त हैं, कुछ भी है उनके बारे में अनगल बातें जो है वो सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाती हैं। और कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए परिस्थितियां और ज्यादा खराब होती हैं। आपने थोड़े टाइम पहले नाम सुना होगा, गौरी लंकेश नाम की एक रिनोन हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट थी, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर फोटो के अंदर, और उनकी भी जो है वो हत्या कर दी गई। तो कुल मिलाकर के पत्रकारों के लिए इंडिया के अंदर
ऐसा माना जा सकता है कि अभी तक उतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। तो ये गौरी लंकेश हैं, ये आपके एक मुंबई के अंदर क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट थे, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके अंडरवर्ल्ड द्वारा। ये आपके अर्नब गोस्वामी जो है उनको पुलिस द्वारा मैन हैंडल किया गया। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। अब अगला ये जो पॉइंट हम कुछ बात करने वाले हैं, तो मैंने आपको बोला क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इनका। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उस पॉइंट से सहमत हूं या आप उस पॉइंट से सहमत हो, बट ये पॉसिबल रीजन, ये संभावित कारण रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे जिनके कारण हो सकता है हमारी रैंक को नीचे किया गया। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा ही है जिससे आप और मैं हम समर्थन नहीं करते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि इन चीजों के चलते हुए या नेगेटिव प्रोपेगेंडा के चलते हुए भी जो है इंडिया की रैंक जो है वो प्रभावित हुई होगी। तो जैसे हमने आर्टिकल 370 जो है उसके अंदर कुछ फेरबदल किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, और उसके चलते हुए क्या है कि वो हो गया। और आपके कश्मीर के अंदर जो सिचुएशंस रही हैं, भाई हमने इंटरनेट को रोका वहां पर थोड़े टाइम के लिए शांति व्यवस्था के हिसाब से, और भी हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनके चलते हुए और कई बार गाहे बगाए हमारे को ऐसी चीजें फॉरेन मीडिया से सुनने को मिलती है कि भाई हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, स्पेशली आर्म फोर्सेज का तो इतना नहीं है मीडिया के साथ में, बट जो वहां की पुलिस है उसकी कई बार जो है छोटी मोटी जो मीडिया कर्मी है उनसे किसी प्रकार की कोई मिसबिहेव हो जाता होगा, या कोई हॉट टॉक हो जाती है, या इस तरह की कुछ चीजें होती है। और फिर कश्मीर के अंदर क्या ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए सेंसिटिव जोन है, तो वहां पर हर जगह पर एक्सेस नहीं मिल सकती प्रेस को। ठीक है, इवन तो आप तो बाकी तो बातें छोड़ो ना, आम जनता जो है उसको ही जाने की जब अनुमति नहीं है, तो प्रेस वाले या मीडिया वाले कोई कहता ज्यादा स्पेशल थोड़ी है। तो इस तरीके की कुछ चीजों के चलते हुए प्रेस की फ्रीडम जो है या ऐसी कोई चीजें हैं उनके चलते हो सकता है भारत की रैंक जो है उसको कम किया गया हो। तो और इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं। देखो, कश्मीर की जो समस्या है वो पूरी तरीके से भारत की आंतरिक समस्या है, लेकिन इसको कभी भी जो है खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट भले कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन न केवल पाकिस्तान या चीन की बात है, बल्कि कोई भी देश आपको लगता है कि कोई हमारा सच्चे से सच्चा दोस्त भी है ना, आपको अगर यूएसए लगता है या यूके लगता है, तो वो भी कभी इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर हर कंट्री रखना चाहता है। ठीक है, कि जिससे क्या है कि आप उसका टेटुआ पकड़ के रख सको उस देश का। हमारे यहाँ पर कुछ भी हो, आप ये देखो ना, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आप इंडिया को घेर सकते हो। बाकी इंडिया को घेरने के लिए तुम्हारे पास में है ही क्या? वर्ल्ड के पास क्या है? आज दिन तक हमने कोई गलत काम नहीं किया, कभी अग्रेशन नहीं दिखाया, कोई गलत चीज हमने नहीं करी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, भले आप एनवायरनमेंट की बात करो, भले आप वो कहते हैं लोगों के लिए काम करने की बात करो, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी, इतनी सब चीजें होते हुए भी, अंग्रेज हमारे को जिस हालत के अंदर छोड़ करके गए थे, ठीक है, उसके बाद में हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ करी है विद डेमोक्रेसी। ठीक है, आप अगर तानाशाही लाओ तो ठीक है, उसके बाद चीजें अलग हो सकती है। इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास क्या है, मौका क्या है कि जिसके ऊपर जो है तुम हमारे को कहते क्रिटिसाइज कर सको या हमको मैनिपुलेट कर सको, कंट्रोल कर सको? ऐसा कुछ ही नहीं है। तो एक वो कहते इनके पास है मुद्दा कश्मीर, तो उसको ये कभी खत्म होने नहीं देंगे, तो वो हर जगह आपको झलकेगा कश्मीर जो है। तो थोड़ा सा शायद वो भी कारण रहा हो। और तो वर्तमान समय के अंदर आपने थोड़ा बहुत ही नोटिस किया होगा, ठीक है, कि भारत सरकार तो नहीं, मतलब विश्व के अंदर सभी सरकारों द्वारा ये चीज छोटी मोटी कहीं ना कहीं यूज की जाती है। तो भारत सरकार द्वारा भी क्या है कि कहीं पर ये जो मीडिया कर्मी द्वारा या जो आपके जर्नलिस्ट लोग जो हैं उनके ऊपर कुछ ड्रैकोनियन लॉज जो है उनको यूज किया गया है, वो चार्जेस लगाए गए। ड्रैकोनियन लॉ क्या होते हैं? कुछ ऐसे बहुत ही सख्त कानून होते हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। जैसे उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाए, राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाए, या फिर उसके ऊपर स्टेट सीक्रेट जो हमारे राष्ट्र की गोपनीयता है उसको भंग करने का आरोप लगा दिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर क्या किया जाता है, मीडिया की जो एक्सेस है, ठीक है, किसी भी चीज से या किसी मुद्दे को उठाने की जो चीज है उसको रोक दिया जाता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनके तहत भी क्या है, सरकारों द्वारा कई बार मीडिया या प्रेस की जो फ्रीडम है उसको रोका जाता है। सेडिशन चार्जेस, राजद्रोह जो है, एक ध्यान करना भाई, राष्ट्रद्रोह एक अलग चीज होती है, ठीक है, और एक राजद्रोह अलग चीज होता है। राजद्रोह का मतलब या सेडिशन का मतलब ये होता है कि आप जो उस देश की गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट आप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या उसके अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि वहां की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहते हो या सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा कोई गलत काम आप कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तो उस मामले में लगता है आपके राजद्रोह का आरोप, सेडिशन चार्जेस। राष्ट्रद्रोह अलग होता है भाई, ठीक है, राष्ट्र के साथ गद्दारी एक अलग चीज होता है। और क्या होता है कि भाई आपके कई ऐसे चीजें होती है, मुद्दे होते हैं या ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनको ये जर्नलिस्ट या मीडिया क्या है
देश के सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। और वो ऐसी चीजें होती है कि जो लेक ऑफ आपके ये ट्रांसपेरेंसी के कारण चीजें छिपी हुई थी, तो वो सामने आती है, तो सरकार की आलोचना होती है, बहुत बड़े लेवल पर आलोचना होती है। तो सरकार जो है उसके ऊपर फिर क्या करती है कि भाई तुमने क्या किया है, कि भाई जो स्टेट सीक्रेट्स है हमारे, भाई कुछ गोपनीयता जो है, जिन चीजों को हमने गोपनीय रख रखा था या हमको गोपनीय रखना था या गोपनीय रखने वाली कुछ चीजें थी, तुमने उसको समाज के सामने रख दिया। तो वो इस तरीके के कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं उनपे। और इससे क्या होता है कि जर्नलिस्ट या मीडिया कर्मी जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर ऐसा मुद्दा उठाना चाहेगा या ऐसा कोई काम करना चाहेगा तो वो डरता है। कभी इस तरीके के चार्जेस, सीरियस चार्जेस लग गए तो आप कोर्ट के अंदर ही तुम्हारे चक्कर करते वो खत्म रह जाएंगे। फाइनेंशियली भी आप खराब होगे, मेंटली आप हैरस होगे, आपकी फैमिली जो है वो परेशान होगी। वो इस तरीके की सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। तो इन कानूनों के चलते या इन चीजों के चलते हुए भी भारत के अंदर आप ये देखोगे कि भाई शायद भारत की रैंक जो है वो थोड़ी सी कम रही है इन सब चीजों के चलते। हो सकता है जो हमने ये इसके अंदर जो पॉसिबल फैक्टर्स आप अपने डिस्कस किए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ चीजों से आप सहमत हों, कुछ से आप सहमत ना हों, बट इसीलिए मैंने बोला कि ये संभावित कारण है, कुछ पॉसिबल रीजन है, ठीक है। और भी कुछ चीजें इनके अंदर, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो और फिर जो एनजीओ है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, तो उन्होंने ही प्रेस की फ्रीडम को कर्ब करने के लिए कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, ठीक है, कि कैसे मीडिया की स्वतंत्रता को किन किन द्वारा जो है हैम्पर किया जाता है या प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो ये इन जनरल है, ये इंडिया के लिए नहीं है, इन जनरल है। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े इस तरीके की कोई डिबेट के अंदर या कहीं पर भी, तो आप इन फैक्टर्स का ध्यान रखना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रेस की फ्रीडम को प्रभावित करते हैं या रोकते हैं। तो एक तो है आपके हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो सरकारें हैं वहां की, या जैसे राष्ट्रपति हो गए आपके, कहीं पर राष्ट्रपति का शासन होता है तो ठीक है, राष्ट्रपति या जो भी आपके गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर कई बार मीडिया जो है उसकी फ्रीडम को कर्ब करने की कोशिश करती हैं, उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्रिएट करती हैं। और बात करें तो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, जो वहाँ की पुलिस हो गई, सेना हो गई, ठीक है, या अर्धसैन्य बल हो गए, इस तरीके के जो फोर्सेस हैं उनके साथ ये स्पेशली जो है आप देखोगे कि जहां पर सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध की परिस्थितियां जहां पर होती है जिन देशों के अंदर या जिन क्षेत्रों के अंदर, तो वहां पर इन चीजों को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये आप जहां पर जैसे सऊदी अरेबिया या चाइना की बात करो, जहां पर आपके कहते हैं कि सरकारें या तानाशाही सरकार इस तरीके की हो, या फिर जहां पर लिटरली ही तानाशाही हो या राजशाही हो, तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। सिविल वॉर वाले जो आपके कंट्रीज हैं, रीजन है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और आपके जजेस, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसके द्वारा भी क्या होता है कई बार, ये इंडिया के अंदर हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं है, बट कभी कभार आपको इसकी झलक देखने को मिल जाती होगी कि कोई मीडिया कर्मी आलतू फालतू छोटी मोटी बात करता है, थोड़ा सा भी कहता ना एक लिमिट से ज्यादा बात करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट द्वारा उनको दबा दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या उसको थोड़ा सा कोर्ट हड़का देता है, तो वो उसी के अंदर शांत हो जाता है कि फालतू का पंगा नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीजें होती है, भारत में नहीं, बाहर तो और भी होती है, भारत के अंदर तो मैंने जस्ट आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। और बहुत सारे आपके जो वायलेंट ग्रुप्स होते हैं, आतंकवादी समूह होते हैं, उनके द्वारा जो है वो मीडिया को कहते हैं ना, मीडिया कर्मियों को हैरेस किया जाता है, मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने से रोका जाता है, एक सर्टेन टाइम की स्टोरी चलाने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। आप ये आपके सामने आपने देखा भी होगा या आपने पढ़ा होगा कि भाई जो ये आतंकवादी समूह है, इनके द्वारा कई बार पत्रकारों की या वेस्टर्न मीडिया के कई पत्रकारों की हत्याएं की जाती हैं, सरेआम कैमरे के ऊपर वो हत्याएं करते हैं। तो इससे उस क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले पत्रकार हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, और भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो होती हैं, ठीक है। तो वो है आपके, और आपके जो मीडिया ओनर्स हैं, ये हमने शुरुआत में ही बात कर दी कि मीडिया ओनर जो है उसकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, और कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो उसकी आइडियोलॉजी से डिफर करते हो, और ऐसे मुद्दों को वो ऑब्वियसली अपने चैनल के ऊपर प्रसारित नहीं करवाना चाहेगा, या अपने चैनल या अपने मीडिया हाउस के माध्यम से नहीं देना चाहेगा। तो ऐसे जगह पर भी क्या होता है कि फिर वो जर्नलिस्ट जो है उसको मतलब उसकी फ्रीडम जो है, काम करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित होती है। और बात करें तो आप और हम भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। जो ट्रोल किया जाता है इनको, ठीक है, कोई चमचा घोषित करता है तो कोई एंटी नेशनल घोषित करता है, सोशल मीडिया पर हम उनको ट्रोल करते हैं, मीम बनाते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जबरदस्ती कुचरनी करते हैं, ठीक है, उनको जज करते हैं। तो वो सब चीजें भी क्या करती है कि भाई आपके मीडिया को कहीं ना कहीं छोटे या बड़े लेवल पर प्रभावित करती ही करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर प्रेस की फ्रीडम को प्रभावित करने वाले में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। तो ऑल एंड ऑल आज हमने बात करी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में, और
ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पर इसको जो है वो जारी किया जाता है, और वर्ल्ड लेवल पर इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स रही हैं। नॉर्वे ने टॉप किया है, इरिट्रिया सबसे नीचे है, भारत की जो है 142 रैंक रही है, ठीक है। और भारत की जो रैंक है वो इतनी नीचे रहने के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस रहे हैं, उनको भी हमने छोटा मोटा एनालाइज कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।